हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 9 गणित पाठ 5 यूक्लिड की ज्यामिति। तो इस पाठ के प्रश्नावली पर आने से पहले पहले हम जान लेते हैं ये पाठ है क्या, इस पाठ के परिचय के बारे में। मैं आपको बता दूं, यदि आप इस पाठ के परिचय को अच्छे से जान लेंगे तो जितने भी इस पाठ में प्रश्नावली हैं उनमें जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप आसानी से लगा सकते हैं और उसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो इस पाठ के प्रश्न पर आने से पहले पहले समझ लेते हैं इस पाठ का परिचय। तो ये है हमारा पाठ 5 कक्षा 9 यूक्लिड की ज्यामिति। तो हम देख लेते हैं इस पाठ का परिचय। परिचय में पहले आप देखेंगे फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड को ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के जनक भी कहा जाता है। तो इस परिचय में आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है, अभिग्रहित और अभिधारणाएं। ये क्या होती हैं इसको हम देख लेते हैं। अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या होती हैं यहाँ पहले से लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे है अभिग्रहित और अभिधारणाएं एक प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य हैं, इनकी सिद्धता नहीं होती है। तो जो भी अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या होती हैं, वो होती हैं जो क्या होती हैं पहले से ही सिद्ध होती हैं। वो वास्तव में क्या होती हैं, सर्वव्यापी सत्य होती हैं और उनको वापस से सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो क्या है, स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य वो पहले से क्या है, सिद्ध हैं, इनकी सिद्धता फिर से वापस से नहीं की जा सकती। कुछ ऐसी अभिग्रहित और अभिधारणाएं हैं, जैसे अगर हम बिंदु ले लें, बिंदु को फिर से कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि ये एक बिंदु है। वो क्या है, पहले से ही क्या सर्वव्यापी सत्य है, वो एक क्या है, बिंदु है, जिसका प्रयोग हम किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए, जैसे अगर हम एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये हमारा क्या एक बिंदु है और ये भी क्या एक बिंदु है। तो ये हमारा बिंदु ए और ये क्या है, बिंदु बी। अलग से अगर हम यहाँ पे एक बिंदु ऐसे बना दें तो इसको कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता कि ये एक बिंदु है। ये क्या है, पहले से ही सर्वव्यापी सत्य है कि ये एक क्या है, बिंदु है। वही अभिग्रहित और अभिधारणा में बता रहा है कि एक प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य हैं, इनकी सिद्धता नहीं होती है। आगे अगर हम देखें परिचय में, तो परिचय में हमारा क्या है, प्रमेय। प्रमेय को हम देख लेते हैं। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिन्हें परिभाषाओं, अभिग्रहित और तार्किक प्रमेय के आधार पर सिद्ध किया जाता है। प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, अभिग्रहित और अभिधारणाओं को सिद्ध नहीं किया जाता है, लेकिन प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। परिभाषाओं से, अभिग्रहित और तार्किक प्रमेय के आधार पर इसे सिद्ध किया जाता है। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें परिभाषाओं की और अभिग्रहित की और तार्किक प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको पहले हम देख लेते हैं परिभाषाओं की। 7 परिभाषाएं हैं, इसको भी हम देख लेते हैं, और 7 अभिग्रहित हैं, इनको भी, और 5 अभिधारणाएं हैं, उसको भी हम इसी प्रकार से देख लेंगे। तो पहला हमारा क्या है, परिभाषाएं। इसमें 7 परिभाषाएं हैं, इसको हम समझ लेते हैं। पहला क्या है, हमारा पहला बिंदु है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु क्या होता है, एक बिंदु वह होता है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है। पहली परिभाषा में हमको पहले पॉइंट में बता रहा है कि ये एक बिंदु होता है, इसका कोई भी भाग नहीं होता है, न इसकी लंबाई चौड़ाई कोई कुछ भी नहीं होती है। वही पहले पॉइंट में हमको बता रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई की होती है। अगर हम कोई भी एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दें तो ये क्या होती है, सिर्फ इसकी लंबाई होती है, इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती। ये बिना चौड़ाई की क्या होती है, एक रेखा होती है जिसकी सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर का है, ये इसकी लंबाई है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमें नहीं पता है, इसकी चौड़ाई हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वही पॉइंट 2 में बोला है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई की होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारा सिरा है, एक ये सिरा है और एक ये है, तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे बिंदु होते हैं। हम इसको नाम दे सकते हैं बिंदु ए और बिंदु बी। तीसरे पॉइंट में हमको बता रहा है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ये जो रेखा हमारी होती है ये अनेक बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ये भी क्या है, इसके बिंदु ही हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इसके बिंदु होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमारा 4 है, एक सीधी रेखा वह रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ समान रूप से स्थित होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये रेखा बनी है इस पर अनेक अनेक बिंदु हैं और वो क्या है, एक समान रूप से रेखा बना रहे हैं इस प्रकार से। जैसे अगर हम यहाँ पे ऐसे कुछ बिंदु कर दें और उस पर अगर हम एक रेखा बनाए तो ये क्या एक समान रूप से ऐसे रेखा
बना रही है। इस प्रकार से इसका कहने का मतलब ये है। इस रेखा में अनेकों बिंदु हैं जिससे क्या बना, एक रेखा बना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, एक पृष्ठ वह होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ का मतलब ये है, जैसे हमारा जो टेबल होता है, इस प्रकार से जो हमारा ये टेबल होता है, इसमें क्या होता है, एक लंबाई होती है, ये हमारी क्या होती है, लंबाई होती है, और ये क्या होती है, हमारी चौड़ाई होती है। इसी प्रकार ये इसका कहने का मतलब है, एक पृष्ठ वह होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जो हमारा मेज टेबल जो भी हमारा होता है उसमें क्या होती है, एक लंबाई होती है और क्या होती है, एक चौड़ाई होती है। ये हमारा था पॉइंट 5वां। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट परिभाषाओं में हमारा पॉइंट 6 है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। ये जो पृष्ठ होता है हमारा, ये जो पृष्ठ है इसकी जो किनारे हैं ये क्या होती हैं, हमारी रेखाएं होती हैं, एक सीधी रेखाओं से बनी होती हैं। ये सभी क्या हमारी एक रेखाएं हैं। और वही पॉइंट 6 में हमको बता रहा है कि जो हमारी ये पृष्ठ होती है इसकी क्या होती हैं, ये जो किनारे होते हैं ये क्या होती हैं, रेखाएँ होती हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो ये क्या है, एक समतल पृष्ठ है और जो क्या है, एक सपाट रूप से स्थित, सीधी रेखाओं के साथ क्या है, एक सपाट रूप से स्थित। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से इसमें कई रेखाएं ऐसे सपाट रूप से स्थित होती हैं। इस पृष्ठ पर कई रेखाएं सपाट रूप से क्या होती हैं, स्थित होती हैं। वही इस पॉइंट का मतलब है। आते हैं आगे हम 7 परिभाषाओं के बिंदुओं को समझ लिए। अब अभिग्रहित में 7 बिंदु हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। अभिग्रहित में पहला बिंदु हमारा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसको हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक वस्तु ए है और यहाँ पर कोई एक वस्तु बी है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जो वस्तु है वो बी के क्या है, बराबर है, और ये जो बी वस्तु है ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो जब ए जो हमारा वस्तु है बी के बराबर है और बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए जो है हमारा किसके, सी के भी बराबर है। वही इस अभिग्रहित में पहले पॉइंट का कहने का मतलब है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। नेक्स्ट हमारा, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम यहाँ पे 7 ले लें, इस प्रकार से इधर बराबर में हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। अब इसमें कोई भी हम संख्या अगर जोड़ेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं हम 3 जोड़ लेते हैं, इधर भी और इधर भी 3, तो 7 में अगर 3 जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा 10, बराबर इधर भी क्या आएगा हमारा 10। वही इसका मतलब है कि बराबरों में अगर बराबरों को जोड़ेंगे तो जो पूर्ण आएगा वो भी क्या आएगा हमारा बराबर आएगा। दूसरे पॉइंट का ये मतलब है। तीसरा हमारा पॉइंट है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। जैसे अभी हम जोड़े हैं उसी प्रकार से अगर घटाने की बात हो, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 8 बराबर है किसके, 8 के। इस 8 में से अगर हम 4 घटाते हैं और इस 8 में से भी अगर हम 4 घटाएंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा वो भी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। 8 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, 4, और इधर भी 8 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 4। तो जो हमारा शेषफल आया ये भी क्या है, हमारा बराबर है। तीसरे पॉइंट का ये मतलब। पॉइंट नंबर 4 हमारा है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। संपाती क्या होते हैं, संपाती जैसे यहाँ पे अगर 2 वृत्त हम बना लें, ऐसे मान लेते हैं ये एक हमारा वृत्त है और इस प्रकार से एक हमारा ये वृत्त है। तो ये जो 2 वृत्त हमारे बने हैं ये संपाती अगर होंगे तो अगर इस वृत्त को अगर उठाकर हम इस वृत्त पर रखेंगे तो ये वृत्त इस वृत्त को पूरी तरह से ढक लेगा, या फिर इस वृत्त को उठाकर इस पर रखेंगे तो ये वृत्त इस वृत्त को पूरी तरह से ढक लेगा। यानी दोनों के जो माप होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। वही क्या होते हैं, संपाती होते हैं। तो हमारे पॉइंट 4 में बोल रहा है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी माप क्या होगी, आपस में बराबर होगी, तभी क्या होंगे, वो एक दूसरे के संपाती होंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे ये एक वृत्त है, इस वृत्त में से अगर हम कोई भी एक टुकड़ा यहाँ से ऐसे काट के निकाल दें तो जो ये हमारा ये वाला जो टुकड़ा होगा ये छोटा होगा बाकी इस भाग से। ये वाला भाग क्या होगा, हमारा बड़ा होगा, ये वाला भाग हमारा बड़ा होगा, ये क्या होगा, हमारा जो टुकड़ा होगा ये क्या होगा, हमारा छोटा होगा। इस पॉइंट का यही मतलब है कि जो पूर्ण होता है अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ये इसका भाग है
ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, पूर्ण है, ये क्या है, बड़ा होगा इस अपने भाग से। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। दोगुनी यहाँ पे हम 8 × 2 भी कर सकते हैं। दोगुनी बोला है तो 8 × 2, 8 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। फिर से अगर हम यहाँ पे करेंगे 8 × 2 तो ये भी क्या होगा हमारा 16, और इन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आप इसको नहीं, इसको देख सकते हैं, दोगुनी क्या होगा इसके बराबर होगा, तो 16 बराबर यहाँ पे 16 आया। नेक्स्ट हमारा आखिरी पॉइंट है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी हो, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, फिर से वापस से हम अगर यहाँ पे वृत्त बना ले ऐसे, तो अगर हम इस वृत्त का आधा करें, जिसको हम व्यास बोलते हैं, अगर इस वृत्त का आधा करें, ये 1/2 होगा हमारा, ये भी क्या होगा 1/2 होगा। तो वही बोला, ये वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी हों एक दूसरे के बराबर हों। अगर कोई भी वस्तु है अपने आप में, अगर उसका आधा होगा तो वो क्या होगा अपने आप में बराबर, ये वाला भाग बराबर होगा इस भाग के। यहाँ पे ये पेन है, अगर इसका हम आधा करेंगे तो ये भी क्या होगा, एक आधा इसके दूसरे आधे के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे बोला है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी हों एक दूसरे क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। आते हैं अभिधारणाओं में, परिचय में आगे अभिधारणाएँ। अभिधारणाओं में पहला पॉइंट हमारा, किसी एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। किसी एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे हम यहाँ पर अगर उदाहरण में ले लें, एक बिंदु हमारा यहाँ पे है और एक बिंदु हमारा यहाँ पे है। इन दोनों बिंदु को मिला करके एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, और एक से ज़्यादा सीधी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी हम रेखा खींचेंगे वो इन दोनों को टच करती हुई जाना चाहिए, इस प्रकार से जानी चाहिए, और इससे और कोई भी रेखाएं दोबारा खींची नहीं जा सकती। इससे और कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती, सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप कहीं भी पॉइंट पर ऐसे बना लेंगे इस प्रकार से, अगर रेखा इससे मिलाकर खींचना होगा तो सिर्फ एक ही रेखा इस प्रकार से खींच पाएंगे, क्योंकि हमको सीधी रेखा खींचनी है। हमको रेखा इस प्रकार से नहीं खींचनी है, हमको रेखा इस प्रकार से नहीं खींचनी है, रेखा हमको सीधी रेखा खींचनी है। तो एक ही रेखा हम सिर्फ खींच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जो एक हमारी ये शांत रेखा होती है, जिसको हम पॉइंट ए और बी दे सकते हैं, इसको हम अपने मन से खुद से बी पॉइंट से भी और ए पॉइंट से भी अपने मन से चाहे इतना इसको बढ़ा सकते हैं। ये एक शांत रेखा है, इसको हम खुद से जितना मन करे उतना इसको अनंत दूरी तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तीसरा, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे केंद्र मान लीजिए इस प्रकार से, और जो प्रकार है उस प्रकार की नोक यहाँ पे रख करके आप किसी भी माप का त्रिज्या इस प्रकार से मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का है, हम ऐसे माप लेकर के यहाँ से हम इसका एक वृत्त इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इस प्रकार से ये कोई भी केंद्र मान करके आप यहाँ से इस प्रकार से प्रकार से ये हम ऐसे ही बना रहे हैं। आप प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कोई भी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी माप की त्रिज्या का और किसी भी केंद्र से उस माप की त्रिज्या का एक वृत्त बना सकते हैं। तो इस पॉइंट का यही मतलब है, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो भी जितने भी हमारे समकोण होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा ये समकोण है, ये जो इस प्रकार से बनता है ये क्या होता है, हमारा समकोण होता है। मान लेते हैं एक हमारा ये समकोण हो गया, और हम मान लेते हैं एक हमारा यहाँ पे ये समकोण है, तो इसको मान लेते हैं ए, और ये क्या है हमारा बी। तो जो हमारा ये कोण ए होगा ये किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी समकोण है और ये भी क्या है, समकोण है। और समकोण जो होते हैं वो कितने अंश यानी कितने डिग्री के बराबर होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं हमारे समकोण। तो ये भी एक समकोण है और ये भी एक समकोण है। तो जितने भी समकोण होंगे 2, 3, 4 जितने भी समकोण होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सभी समकोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा पाँचवा अवधारणा है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको देख लेते हैं हम। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि
इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। यह अवधारणा थोड़ा बड़ा है, इसको हम समझा देते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे बोल रहा है पहले वैसे हम बनाते हैं। बोला यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण। पहले हम बनाते हैं यहाँ पे दो सीधी रेखा। ये क्या हमारी एक सीधी रेखा है और ये भी क्या हमारी ये दूसरी सीधी रेखा है, और इस पर एक है ये हमारा ये हमारी क्या है एक और रेखा जो इस पर गिर रही है। इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं N, और ये क्या हमारा P है, P रेखा है। बोला हमको अभिधारणा में दो सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा का गिर रही है। यहाँ पे ये एक सीधी रेखा क्या इस पर पड़ती है, यानी प्रतिच्छेद करती हुई जाती है। अपने एक ही और दो अंतःकोणों को इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो। तो यहाँ पे एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये और एक कोण ये बन रहा है। इसको मान लेते हैं A और इसको B, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। और फिर बोला है दो समकोण। अब ये क्या है एक ही तरफ के, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखें कि कोण A प्लस कोण B बराबर कुछ भी हम रख सकते हैं यहाँ पे, फिर इसको लिख सकते हैं कोण C प्लस कोण D बराबर। अगर यहाँ पे ये जो हमारा है एक ही तरफ के दो जो कोण होंगे उनका योग, दोनों का योग क्या होना चाहिए, दो समकोण के योग से कम होना चाहिए। दो समकोण का योग क्या होगा, एक समकोण का मान क्या होता है, एक समकोण का मान होता है हमारा 90 डिग्री। तो दो का है यानी कि दो से इससे हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 180 डिग्री आएगा। तो अगर ये एक ही तरफ के जो कोण A और कोण B हैं इन दोनों का जो भी योग होगा इससे क्या होना चाहिए 180 से कम होना चाहिए। और जब ये 180 से कम होगा तो इसको अगर हम अनंत तक ऐसे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा किसी पॉइंट पर जा करके एक दूसरे को कट करेंगे, यानी एक दूसरे से मिलेंगी। मान लेते हैं कोण A प्लस कोण B का जो भी मान होगा हमारा 150 डिग्री होगा, और कोण C प्लस कोण D का जो मान होगा वो मान लेते हैं 220 डिग्री होगा। इस प्रकार से अब ये जो कोण A प्लस कोण B है ये क्या है 150 डिग्री है, दो समकोण के योग से क्या है कम है। और जब ये इधर वाला जो योग इनका आ रहा है, दो कोणों का योग जो आ रहा है इस दो समकोण के योग से कम आ रहा है, अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो इधर ही क्या होंगी ये रेखाएं कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगी। इस प्रकार से ये इस अभिधारणा में कह रहा है। अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम हो। एक ही तरफ दो कोणों का योग इस प्रकार बनाए कि दो समकोण क्या हो गए 180 हो गए, और A और B का मान कितना 150 मान लिए, तो ये क्या इससे कम है। और जब इससे कम है तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, ये जो दोनों सीधी रेखाएं हैं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम है। ये इधर कम है तो ये इसी तरफ ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं मिलेंगी। ये थी हमारी अवधारणाएं और ये था हमारा पाठ 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस पाठ के परिचय को अच्छे से देख लें ताकि जो भी सवाल हैं इसमें का उसको हम आसानी से लगा सकें। तो मिलते हैं इस पाठ के प्रश्नावली पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।